कहानी का नाम है गरीब धोबी का भाग्य। रामलाल पेशे से एक धोबी का काम किया करता था। हर दिन की तरह आज भी वो कपड़े धोने के बाद उन्हें इस्त्री करने का काम कर रहा था। तभी वहाँ उसकी पत्नी उषा उसके लिए चाय लेकर आती है। जी चाय पी लीजिए और थोड़ा अपने हाथों को आराम दीजिए। पहले सारा दिन कपड़े धोते हो और फिर कपड़े इस्त्री करते हो। अब जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा। बात तो आपकी सही है, पर आजकल हमारा काम काफी घटता जा रहा है। क्या करें, हर काम को करने के लिए तो मशीन आ गई है। कपड़े धोने की मशीन है, कपड़े सुखाने की मशीन है, यहाँ तक कि कपड़े भाप से प्रेस करने वाली स्त्री भी है। वही तो बात है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में आपका ये धोबी वाला काम ना बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जब तक काम चल रहा है तब तक तो मैं ये काम करता ही रहूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रामलाल चाय खत्म करता है और फिर वापस से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद सभी कपड़ों को अपनी साइकिल पर रखकर घर घर उन्हें देने के लिए निकल जाता है। तभी वो मीनाक्षी के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे आ गया तू रामलाल, तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मेरी साड़ी चाहिए थी, कहीं जाना था आज साड़ी पहनकर। जी जी भाभी जी, मैं आपकी साड़ी ले आया हूँ। अच्छे से प्रेस भी कर दी है और धो भी दी है। अब उस पर एक भी दाग नहीं है। बढ़िया है, ये लो तुम्हारे पैसे। पर भाभी जी ये पैसे तो कम हैं और आपके पिछले पैसे भी रहते हैं। अरे तो क्या हो गया, मैं कौन सा पहली बार तुझे कपड़े दे रही हूँ। तेरी तो मैं पक्की ग्राहक हूँ, बाकी के पैसे अगली बार दे दूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी दरवाजा बंद कर देती है। इतना पैसा है भाभी जी के पास, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे पैसे काट काट करके देती है। चलो कोई बात नहीं, जो मिल गए वही ठीक है। अपना काम खत्म करने के बाद रामलाल दिन भर की कमाई के मिले हुए पैसों से थोड़ा बहुत घर का राशन लेकर पहुंचता है। रामलाल के घर के हालात ठीक ठाक थे, जैसे तैसे बस धोबी का काम करके धक्का लगाकर उसके जीवन की गाड़ी चल रही थी। ये लो उषा, थोड़ा सामान लेकर आया हूँ घर के लिए बाजार से। जी आप सामान ले आए, पर वो किराने वाले का जो उधार है वो देना था पहले। अच्छा कितने पैसे हैं किराने वाले के? जी पैसे तो ज्यादा ही हैं। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह मैं किराने वाले की दुकान पर जाकर खुद बात कर लूंगा। मुझे उधर थोड़े कपड़े लेने के लिए भी जाना है। रामलाल की बात सुनकर उषा रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रामलाल बाबूलाल किराने वाले की दुकान पर जाता है, जहाँ से रामलाल के घर पर उधार राशन पानी जाया करता था। और बाबूलाल भैया कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। याद आ गई बाबूलाल की उधार चुकाने की? बस हाथ थोड़ा तंग चल रहा है भैया, इसी वजह से समय पर नहीं आ पाया। वैसे कितने पैसे बन गए हैं हमारे? और पूरे के पूरे 5,000 बन गए हैं। अच्छा, पर मेरे पास तो इस वक्त जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं। 50 रुपए का मैं क्या करूँगा? मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। मैं अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अगर समय पर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इन्हीं पैसों पर ब्याज लगा दूंगा, सोच लेना। ऐसा मत करो, आगे भी तो हमें तुमसे राशन लेना है ना भाई। तो फिर ठीक है, एक काम करो, 5,000 के बदले तुम मेरे मुफ्त में कपड़े धोकर उन्हें प्रेस कर करके देते रहो। बाबूलाल की बात सुनकर रामलाल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? अब उधार चुकाने के लिए पैसे तो है नहीं। अब न चाहते हुए भी मुझे बाबूलाल को हाँ कहनी ही पड़ेगी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, अब से मैं रोज अपने बेटे के हाथ तुम्हारे घर पर कपड़े भिजवा दिया करूँगा। बाबूलाल से बात करने के बाद रामलाल वापस से अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। पर ये आपने क्या किया? आप तो जानते ही हो ना कि बाबूलाल का स्वभाव कैसा है। अब आप देखना, 5,000 की जगह ना वो हमसे 10,000 का काम करवाएगा और गिनेगा बस 2,000। अब क्या कर सकते हैं उषा, हर बार हमारी जेब में इतने पैसे तो होते नहीं हैं कि पैसे देकर ही राशन लाया जाए। अब घर का खर्चा भी कैसे न कैसे करके तो चलाना ही है। इतना कहकर
रामलाल वापस से अपने काम में लग जाता है और अगले दिन से बाबूलाल किराने वाला रामलाल के घर पर अपने सारे नए पुराने कपड़ों को धोने और प्रेस करने के लिए भेजने लगता है। वक्त गुजरता चला जाता है और रामलाल के मोहल्ले में अमित अपनी बीवी शीतल के साथ रहने के लिए आता है। मोहल्ला तो अच्छा है हमारा, बस यहाँ के लोग भी अच्छे हों तो बात बन जाएगी। अजी, जब हम लोगों से प्यार से बात करेंगे तो लोग भी हमसे प्यार से बात करेंगे ना, फिर सब अच्छे लगने लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर ज्यादा किसी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी ही बात करना। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से भी फालतू बातचीत नहीं करूंगी। अब क्योंकि शीतल की तबीयत ज्यादातर ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से घर का काम करने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। ऐसे ही एक शाम जब शीतल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है, तभी उसे बाजार में उसकी पड़ोसन राधा मिल जाती है। अरे शीतल बहन, सब्जी लेने आई हो? जी जी, सब्जी लेने आई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब साथ में ही घर चलते हैं दोनों। हाँ हाँ चलो चलो। और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? जी सब कुछ ठीक चल रहा है, बस मुझे एक अच्छा सा धोबी चाहिए था। मेरी तबीयत खराब रहती है और मुझसे हाथ से कपड़े धुलते नहीं है और मशीन के धुले हुए कपड़े मुझे पसंद नहीं आते। अरे तो घबराने की बात क्या है, हमारे मोहल्ले में रामलाल नाम का बड़ा पुराना धोबी है, बहुत सफाई है उसके हाथ में। मैं कल ही उसे तुम्हारे घर भेज दूंगी। ऐसे ही अगले दिन जब रामलाल राधा के घर आता है तब, अरे धोबी भैया, एक नया ग्राहक है आपके लिए। कौन सा ग्राहक है भाभी जी, बताइए। अरे वो हमारे घर के सामने वाला घर है ना, अब वहाँ पर मियाँ बीवी रहने के लिए आए हैं, उन्हें धोबी की जरूरत है। आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैं धोबी को आपके घर भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। शीतल के घर का दरवाजा खटखटाता है और अमित दरवाजा खोलता है। कौन हो, क्या चाहिए? मैं धोबी हूँ साहब। धोबी? मैंने तो किसी धोबी को नहीं बुलाया, हमें धोबी नहीं चाहिए। अरे तुम्हें नहीं पर मुझे तो चाहिए ना, मुझसे हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते हैं। इसे राधा बहन ने भेजा है हमारे घर पर। जी जी, हमें राधा भाभी जी ने ही भेजा है। रामलाल की बात सुनकर शीतल उसे सारा काम समझा देती है। अब अगले दिन से रामलाल बाकी सभी घरों की तरह शीतल के घर से भी कपड़े लाने और देकर जाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन जब रामलाल शीतल के घर पर कपड़े लेने के लिए आता है। भाभी जी, कपड़े दे दीजिए। आज कपड़े धोने के लिए तो नहीं है, पर कुछ और कपड़े हैं, वो ले जाइए भैया। कुछ और कपड़े? कैसे कपड़े भाभी जी? ये मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, अब मैं पहनती नहीं हूँ, ये आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों से आज तक मुझे कभी किसी ने कोई एक रुमाल तक नहीं दिया, और आपने आज इतनी साड़ी दे दी। अरे कोई बात नहीं, जब जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है और अगर उस चीज से किसी का भला हो जाए तो इसमें बुराई क्या है भला। शीतल से कपड़े लेने के बाद रामलाल अपने घर चला जाता है और घर जाते ही वो सारी साड़ियाँ उषा के हाथ में रख देता है। इतनी सुंदर साड़ियाँ कहाँ से ले आए आप? अरे वो नई शीतल भाभी है ना, उन्होंने दी है, बड़ी ही अच्छी और भली हैं। भगवान उनको बहुत ज्यादा खुश रखे, पहली बार इतनी सुंदर साड़ियाँ मिली है मुझे पहनने के लिए। इन्हें संभाल कर रख लो, शादी पार्टी में काम आएंगे तुम्हारे। वक्त गुजरता चला जाता है और रामलाल का अपनी रफ्तार से अब थोड़ा कम काम चलने लगता है, क्योंकि ज्यादातर घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या फिर दूसरी वॉशिंग मशीन जो आने लगी थी, जिस वजह से अब रामलाल को बहुत ही कम कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए मिलने लगे थे। पता नहीं आने वाला और 1-2 महीने में क्या होगा, अब तो काम बिल्कुल नाम मात्र का हो जाएगा। जी मैं भी यही सोच रही हूँ, ऊपर से ये बाबूलाल किराने वाला अभी तक इतने महीने से उसके 5,000 ही पूरे नहीं हो रहे। वही तो बात है, गरीबी में सब हमारा बस फायदा उठाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने महीने का उधार ही नहीं दिया है। अरे मैं तो बोल बोल कर भी थक गया हूँ, अब तो अपने ही पैसे मांगने में शर्म आने लग गई है मुझे। जबकि लोगों को पता भी है कि हमारे हालात कैसे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग गरीबों का ही पैसा मारने में लगते हैं। उषा और रामलाल
दोनों अपनी गरीबी और बढ़ती तंगियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। ऐसे ही एक दिन जब रामलाल परेशान बैठा होता है तब, अजी क्या हो गया? किस सोच में डूबे हुए हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि धोबी का काम छोड़कर कोई और काम करना शुरू कर दूं। पर जी आप करेंगे क्या? आपके तो दादा परदादा धोबी का काम करते आए हैं। आप धोबी के नाम से ही फेमस हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उषा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक मैं कोई नया काम भी ढूंढने में लग जाता हूँ। रामलाल धोबी के काम के अलावा भी इधर उधर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे को कोई भी काम नहीं मिलता है। इतना भटकने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। हर जगह इतनी ज्यादा काम की मारामारी है कि ये काम को छोड़कर दूसरा काम पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। हताश परेशान रामलाल अपना धोबी का काम ही करता रहता है। ऐसे ही एक दिन जब रामलाल शीतल के घर पर कपड़े लेने जाता है। भाभी जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रामलाल, कपड़े दे दीजिए। तुम्हारी भाभी जी घर पर नहीं है। बाकी जो कपड़े तुम्हें धोने के लिए देने हैं वो मैं दे देता हूँ। जी साहब, जैसा आप कहें, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप कपड़े ले आइए। अमित अंदर जाकर धोने के लिए गंदे कपड़े लेकर आता है और लाकर रामलाल को दे देता है। ये लो कपड़े, और सारे कपड़े ढंग से साफ करना। एक भी कपड़े पर दाग नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। हाँ, चिंता मत कीजिए साहब, आपको किसी कपड़े की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। रामलाल के हाथ में बहुत सफाई है। रामलाल चुपचाप कपड़े लेकर अपने घर आ जाता है, पर हर बार की तरह इस बार भी रामलाल कपड़े धोने से पहले हर एक कपड़े की जेब को अच्छे से चेक करता है, ताकि उसमें कोई जरूरी कागजात या फिर किसी के पैसे गलती से ना रह गए हों। हाँ, मैंने सारे कपड़े चेक कर लिए। अब मैं इन कपड़ों को अच्छे से धोकर सुखा देता हूँ, फिर प्रेस करके जल्दी से सबके घर दे आऊंगा। फिर जो पैसे मिलेंगे उससे घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाएगी। अगले दिन रामलाल जैसे ही शीतल के घर उसके कपड़े लेकर पहुंचता है, तभी अमित गुस्से में रामलाल से बोलता है। कपड़े तो तुम ले आए, लेकिन मेरी पैंट में 5,000 रुपए थे, वो कहाँ हैं? 5,000 रुपए? नहीं साहब, मैंने सारे कपड़े अच्छे से चेक किए थे, आपके कपड़ों में कोई पैसा नहीं था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कल तुम्हें कपड़े देने से पहले मैं कपड़े चेक करना भूल गया था और मेरी पैंट में 5,000 रुपए थे। पर मैंने आपके कपड़े अच्छे से देखे थे साहब, आपके कपड़े में 5,000 तो क्या, 5 का कोई सिक्का तक नहीं था। रामलाल बार बार अपनी बेगुनाही की सफाई देता है, लेकिन अमित उसकी बात ही नहीं सुनता है और वो जोर जोर से रामलाल पर चिल्लाने लगता है। अमित के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आ जाते हैं। देख रहे हैं आप सब लोग, यही है ना आपके मोहल्ले का सबसे पुराना धोबी? अरे ये 1 नंबर का चोर है ये। इसने मेरी पैंट से 5,000 रुपए निकालकर अपने पास रख लिए और अब कह रहा है पैंट की जेब तो एकदम खाली थी। साहब ऐसा मत कीजिए, लोगों के दिमाग में मेरे खिलाफ गलत शक मत भरिए। अरे सही बोल रहा हूँ मैं, तुम चोर हो चोर। अरे मैं तो कहता हूँ कि इससे काम करवाना बंद कर दो, वरना किसी रोज ये मीठी छोरी बनकर जेबों की जगह आपके घरों की तिजोरियाँ लूटेगा। अमित की ये सारी बातें सुनकर आसपास में खड़े हुए सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कल से मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूंगी, और मैं भी अपने कपड़े अपने आप धो लूंगी। मैंने तो इतने भरोसे से कपड़े तुम्हें ही पकड़ा दिए थे, क्या पता कभी हमारे पैसे भी कपड़ों में रह गए हों। नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोग मुझसे कपड़े धुलवाना बंद मत कीजिए, वरना मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो तुम्हारी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या हम अपनी जेब में ऐसे ही नोट छोड़ते रहें और तुम्हारा घर भरते रहें? निकल जाओ यहाँ से। अमित रामलाल को चोर साबित करके उसे मोहल्ले से बेइज्जत करके निकाल देता है। रोता हुआ रामलाल अपने घर पहुँचता है और रामलाल पर लगे इस इल्जाम की बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। जी ये क्या हो गया? आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? होना क्या है, मेरे भाग में ये सब कुछ होना ही लिखा था। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था।
इससे पहले कि रामलाल उषा को कुछ भी बता पाता, तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और रामलाल से बोलते हैं। अरे हमारे कपड़े वापस दे दो। हाँ हाँ, मेरे कपड़े भी वापस दे दो और कल से हमारे घर के आसपास भी नजर मत आना। जी पर आप अपने कपड़े वापस क्यों ले जा रहे हैं? अभी तो आपके कपड़े धोने और प्रेस करने बाकी हैं। तुम्हारे चोर पति से हमें कोई काम नहीं करवाना है। और नहीं तो क्या, क्या पता ये कपड़े घरों में लेने और देने के बहाने क्या क्या जानकारी इकट्ठा करता है। हम अपना काम किसी और धोबी से करवा लेंगे। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर उषा को कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे ही वो दोनों आदमी वहाँ से जाते हैं, तभी रामलाल रोते रोते उषा को सारी बात बताता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि आप कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारे भाग्य में हमारे सिर पर ये चोरी का इल्जाम आना लिखा ही था, तो इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब हम चाहे लोगों को कितना भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों ना दे दे, पर कोई हम गरीब पर यकीन करेगा ही नहीं। इस हादसे के बाद से उषा और रामलाल की जिंदगी और भी ज्यादा बेकार होनी शुरू हो जाती है। पहले धोबी का काम करके रामलाल को जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे, उससे जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। लेकिन अब रामलाल हर किसी की नजरों में चोर और झूठा साबित हो चुका था, जिस वजह से कोई भी उसके पास काम करवाने के लिए नहीं जाता था। और अब रामलाल के घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जीवन में ये भी दिन देखना पड़ेगा। 2 दिन से हम मियाँ बीवी ने कुछ भी नहीं खाया है। कहीं काम करने जाते हैं तो लोग हमें वहाँ से बेइज्जत करके बाहर फेंक देते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और चला जाना चाहिए उषा। जी पर जाएंगे कहाँ? इसी मोहल्ले में तो हमारा घर है। कहीं और जाकर किराए पर रहने के लिए, नई जिंदगी शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। जहाँ एक तरफ रामलाल की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो रही, वहीं दूसरी तरफ शीतल वापस से अपने घर आ जाती है। अरे अमित, इतने सारे गंदे कपड़ों का ढेर क्यों लगा हुआ है? रामलाल भैया कपड़े लेने के लिए नहीं आए क्या? अब वो रामलाल कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा? पर क्यों नहीं आएगा? क्या हुआ? रामलाल भैया मोहल्ला छोड़कर चले गए हैं क्या? उन्होंने धोबी का काम करना छोड़ दिया है? अरे वो 1 नंबर का चोर था। मैंने सब लोगों के सामने उसकी सच्चाई बताई। अब भूखा मर रहा है। सच्चाई? चोर है? ये सब कुछ तुम क्या बोले जा रहे हो? शीतल से बात करते वक्त अमित उसे उस दिन वाली सारी बात शीतल को बता देता है, जिसे सुनकर शीतल हैरान हो जाती है और बोलती है, अमित तुमने ये क्या किया? तुम जानते भी हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने क्या गलती की है? मैंने बिल्कुल सही किया है। शुक्र मनाओ कि मैंने उस धोबी को पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना दिन रात जेल में चक्की पिसता ना, तो फिर दोबारा कभी चोरी या गद्दारी नहीं करता वो। रामलाल भैया ने कुछ नहीं किया है। वो गंदे कपड़े तो मैं रख कर गई थी, और तुम्हारी पैंट में जो पैसे थे वो तो मैंने पहले ही अलमारी में छुपा कर रख दिए थे। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। शीतल की बातें सुनकर अमित के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसका मतलब मैंने उस धोबी के साथ बहुत गलत किया। अब इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए, जल्दी चलो और हमें रामलाल भैया के घर जाना है और वहाँ जाकर सारी बात साफ करनी है। शीतल और अमित दोनों ही रामलाल के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि रामलाल के घर पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। अब ये रामलाल भैया कहाँ चले गए? अरे मुझे नहीं पता, कई दिनों से तो मैंने उसे मोहल्ले में भी नहीं देखा। हे भगवान, कहीं रामलाल भैया हमारी वजह से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए हैं। शीतल और अमित पूरे मोहल्ले में गली गली घर घर जाकर रामलाल और उषा के बारे में पता करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी रामलाल और उषा की जानकारी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ भूखे प्यासे फतेहाल रामलाल और उषा भटकते भटकते अपने मोहल्ले से कोसों मीलों दूर वीरानी सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ कचरा और बेकार सामान फैला हुआ था, और इस कचरे में थोड़ा बहुत बेकार खाने का सामान पड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। आज मुझे अपना पेट भरने के लिए कचरे में पड़ा हुआ ये खाना भी
किसी छप्पन भोग से कम नहीं लग रहा है। सही कह रही हो उषा, अब पेट भरने के लिए हमें यही खाना खाना पड़ेगा, वरना हम दोनों तो भूख से तड़प कर यहीं पर मर जाएंगे। भूख से बौखलाए हुए उषा और रामलाल कचरे में पड़े हुए उस खराब खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे होते हैं। आखिर क्यों भगवान, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे भाग्य में ही ये दिन देखने को क्यों लिखा था। हाँ जी, अब ऊपर वाले को दोष देने का क्या फायदा। गरीब चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, अमीर लोग हमेशा गरीबों की सच्चाई को दबा ही देते हैं। इतना कहकर उषा और रामलाल फूट फूट कर रोने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर तो कभी फुटपाथ पर सोकर रामलाल और उषा अपने दिन बिताने लगते हैं। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमित और शीतल रामलाल और उषा के लिए बेहद परेशान हो जाते हैं। मैंने सही नहीं किया, मेरी वजह से उस रामलाल धोबी का काम बंद हो गया। बेचारी की किस्मत पर मेरी वजह से कलंक लग गया। आप घबराइए मत, जैसे ही हमें रामलाल भैया और उषा भाभी का पता लग जाएगा तो हमसे जितना होगा हम उनकी मदद जरूर करेंगे। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे रामलाल की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था। अमित और शीतल दोनों ही उषा और रामलाल को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। मुझे लगता है शीतल, अब हमें ना पुलिस कंप्लेन करवा देनी चाहिए। अब पुलिस ही रामलाल और उषा को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी, मुझे भी यही करना सही लग रहा है। अमित जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालता है और शीतल उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों जैसे ही अपने घर से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक जगह बहुत लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। जी, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे लगता है शायद किसी की मुठभेड़ हो गई है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो जी आप गाड़ी साइड में लगाइए ना और देखिए आखिर बात क्या है। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, फिर उतर कर देख लेते हैं कि क्या हुआ है, क्यों भीड़ लगी हुई है। अमित और शीतल दोनों गाड़ी साइड में लगाते हैं और उतरकर भीड़ में से निकलकर आगे जाते हैं और देखते हैं कि दो फटेहाल लोग सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़े हुए हैं। अमित जैसे ही उनके पास जाकर उन दोनों का चेहरा देखता है तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि धोबी रामलाल और उसकी पत्नी उषा थे। रामलाल उषा? हे भगवान, इन दोनों का ये हाल कैसे हो गया? अमित, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलिए। अमित और शीतल लोगों की मदद से रामलाल और उषा को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन दोनों का इलाज करते हैं। लगता है इन दोनों ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसी वजह से दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और इसी वजह से ये सड़क के बीच में बेहोश हो गए हैं, पर जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अमित को अपनी गलती का अब और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। रामलाल के भाग्य में शायद ये दुख भोगना नहीं लिखा था, लेकिन सिर्फ मेरे एक शक के चलते बेचारे रामलाल की हालत क्या से क्या हो गई। जी, संभालिए खुद को। जैसे ही रामलाल भैया और उषा भाभी को होश आता है तो हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे। काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार रामलाल और उषा को होश आ जाता है और डॉक्टर शीतल और अमित को उन दोनों से मिलने की इजाजत दे देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी आंखों में शर्मिंदगी लिए हुए रामलाल और उषा के पास जाते हैं। साहब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और हमें यहाँ पर कौन लेकर आया है? आप पहले ही हम पर इल्जाम लगाकर हमारा बसा बसाया जीवन बिगाड़ चुके हैं। अब आप यहाँ पर किस लिए आए हो और क्या चाहते हो आप हमसे? मैं यहाँ आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ और आप लोगों को यहाँ पर मैं और शीतल ही लेकर आए हैं। मेरे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई रामलाल भैया। उन्होंने अपने शक की वजह से आपको सबकी नजरों में चोर साबित कर दिया और हमेशा के लिए आपका काम बंद करवा दिया। इतना कहकर शीतल उन पैसों की सारी सच्चाई सबको बताती है। अब मैं इस सच्चाई का क्या करूँगा शीतल भाभी? अब तो मेरा भाग्य बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। अब
अब तो मैं चाह कर भी दोबारा कभी धोबी का काम नहीं कर सकता हूँ। अब तो बस मैं भूखमरी और गरीबी से ऐसे ही एक दिन अपनी पत्नी के साथ दम तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाग्य मेरी वजह से खराब हुआ है और अब तुम्हारा भाग्य मैं ही बनाऊंगा रामलाल। तुम बस एक बार ठीक हो जाओ। अमित अपनी बातों से रामलाल और उषा को खूब हौसला देता है। अच्छे से इलाज और खान पान के बाद आखिरकार रामलाल और उषा ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद शीतल और अमित दोनों रामलाल को मोहल्ले वाले उसके घर में दोबारा लेकर जाते हैं और अमित सारे मोहल्ले वालों को जमा करके रामलाल की सारी सच्चाई सबको बताता है। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन सिर्फ मेरी वजह से आप लोगों ने रामलाल को गलत समझा, लेकिन असल में रामलाल की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी ही थी। बस बस साहब, इतना बहुत है। अब और ज्यादा माफी मांगकर मुझे और मेरी पत्नी को शर्मिंदा मत कीजिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज बाकी है रामलाल भैया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भाभी जी? बस अभी पता चल जाएगा। सभी लोग मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आप सब लोगों को एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ। अमित के कहने पर सभी लोग उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और चलते ही चलते अमित और शीतल रामलाल, उषा और पूरे मोहल्ले वालों को लेकर एक बहुत ही बड़ी नई दुकान के सामने पहुंचता है और अपनी जेब से एक चाबी निकालकर रामलाल के हाथों में रखते हुए बोलता है, ये लीजिए रामलाल भैया, अब वास्तव में मेरी माफी पूरी हुई है। ये किस चीज की चाबी है साहब? और ये चाबी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये इस दुकान की चाबी है और आज से आप अपना धोबी का काम इस दुकान में करेंगे। हमने आपकी नई लॉन्ड्री की दुकान खुलवाई है। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दुकान के अंदर आपकी जरूरत का सारा सामान है। मशीन से लेकर कपड़े धोने, सूखने और प्रेस करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, हर एक चीज इसके अंदर है। इतने सालों से आप हमेशा हाथों से घिस-घिस कर हर एक कपड़े को चमकाकर उसे नई जिंदगी दे रहे थे, लेकिन अब आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मेहनत में ज्यादा मुनाफा होगा। अमित और शीतल का ये तोहफा देखकर उषा और रामलाल भावुक हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझे तो लगा था कि मेरे ऊपर लगे इल्जाम के बाद शायद अब कभी मेरा भाग्य दोबारा सुधर नहीं पाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य बिगड़कर संवरना भी लिखा हुआ था। सच में आप लोगों की वजह से तो इस गरीब धोबी और उसकी पत्नी दोनों का ही जीवन बन गया। अरे बस बस, आप लोगों को और धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से चाबी लगाकर दरवाजा खोलें। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस नई दुकान को देखने के लिए। अमित और शीतल के कहने पर रामलाल अपने हाथों में ली हुई चाबी से दुकान का दरवाजा खोलता है और अंदर से दुकान बेहद ही सुंदर और अच्छे अच्छे सामान से भरी हुई थी। रामलाल और उषा की आंखों में ये सब कुछ देखकर खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं और आखिरकार गरीब धोबी का भाग्य फिर से चमक उठता है और उसका काम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है।